हेलो एवरीवन। फर्स्ट वेलकम टू फर्स्ट अटेम्प्ट चैनल। 10 मिनट सीरीज में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जिसे सतत विकास भी कहते हैं। यहाँ पर समझेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, क्या मुख्य कारण रहे जिसके चलते सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेन स्ट्रीम डिबेट का पार्ट बना। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे उन पैरामीटर का जिसके बेसिस पर किसी भी इकोनॉमी को सस्टेनेबल इकोनॉमी कह सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसकी शुरुआत एक कथन से करेंगे, कोट से करेंगे। अंतिम वृक्ष को काट दिए जाने के बाद, अंतिम नदी को विषाक्त करने के बाद, अंतिम मछली को पकड़ लिए जाने के बाद हम पाएंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता। ठीक है। यह वाक्य भारत सरकार की वार्षिक रिपोर्ट से लिया गया, जो सतत विकास को बेहतर ढंग से निरूपित करता है। ठीक है, निरूपित करते हैं। ठीक है। यह लेक्चर आपको जेपीएससी, बीपीएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस किसी भी एग्ज़ाम में जहाँ भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सवाल आते हैं वो काफ़ी मदद होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के लिए। मैं कोशिश करूँगा 10 से 15 मिनट में इसे कंक्लूड करने का। हालांकि ये काफ़ी लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि एक बेहतर तरीके से मैं समझा सकूँ, एक कंसेप्ट बना सकूँ। ठीक है। तो ये जो कोट है, इसका मतलब क्या हुआ कि अंतिम वृक्ष को काट दिए जाने के बाद, अंतिम नदी को विषाक्त करने के बाद, अंतिम मछली पकड़ लिए जाने के बाद हम पाएंगे कि पैसे को खाया नहीं जा सकता है। तो इसका मतलब यह है कि अगर आप पेड़ काट रहे हैं, नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, सारा जैव विविधता को विनाश कर रहे हैं, तो क्या यह सतत विकास कहलाएगा? तो इस तरह को विकास को कभी भी सतत विकास हम नहीं कर सकते। सतत विकास मतलब एक्चुअली होता क्या है, तो इसे हम आगे समझते हैं। सतत विकास एक ऐसा विकास है जो आने वाली पीढ़ियों के हित के समझौते किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करता हो। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसकी भी उसके हित को समझौता नहीं करना है, और वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा करना है, ना कि लालच को पूरा करना है। मतलब जो इस जनरेशन जो चल रहा है उसका जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उतना ही प्राकृतिक से लेना है, प्रकृति से लेना है हमें, ना कि उसका दोहन करना है। आज देखिए, आज एक उदाहरण लेते हैं कि जैसे एक केस स्टडी लेते हैं। एक अनिल है और एक मुकेश है। अनिल को फादर से 1 करोड़ रुपया मिला है और वो गलत जगह अपना इन्वेस्ट कर दिया है। तो 10 लाख बच्चे को वो अपना आगे जनरेशन को 10 लाख लौटा देता है। ठीक है। वहीं मुकेश है, उसे भी अपने फादर से 1 करोड़ मिला, लेकिन वह इन्वेस्ट सही जगह करता है और अपने जनरेशन आने वाली जनरेशन को वो 1 करोड़ का 10 करोड़ दे देता है। तो इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहेंगे। मतलब अपनी ज़रूरत तो पूरा करना है, लेकिन जो आने वाली पीढ़ी है उसे का भी ध्यान रखना है। ऐसा ना हो कि सब कुछ जो संसाधन है हम ही दोहन कर लें। ठीक है। एक और उदाहरण लेते हैं, दिल्ली का एग्जांपल लेते हैं। दिल्ली में उद्योगीकरण हुआ, इस प्रकार से उद्योगीकरण हुआ कि वहाँ पे प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ठीक है। उस समय औद्योगिकरण तो प्रभाव दिखा, लोगों ने कहा कि इसका बेहतर प्रभाव दिखेगा, लेकिन अभी देखिए दिल्ली एक गैस चैम्बर के रूप में बदल गया। तो क्या यह सतत विकास था? तो इस सतत विकास कभी नहीं करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। आपने ब्रिज को काटा काटा और वहाँ पे शहर को बसा दिया। ठीक है। तो क्या यह सतत विकास होगा? तो यह भी सतत विकास नहीं होगा। ठीक है। तो सतत विकास मतलब क्या हो? सतत विकास मतलब सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण सभी का सम्मिलित रूप है। सभी को ध्यान में रखते हुए जो विकास होगा वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, वही सतत विकास होगा। यहाँ पे देखिए डायग्राम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसे जरूर मेंस में यूज कीजिएगा। गांधी जी का एक कोटेशन है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूज कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर सभी की आवश्यकता पूर्ति के लिए सब कुछ है, पर व्यक्ति के लालच के लिए कुछ भी नहीं है। यह भी सतत विकास को ही समझा रहा है हमें। ठीक है। मतलब जो कुछ आपको प्रकृति से लेना आप ले सकते हैं, लेकिन इसका दोहन नहीं कर सकते। अगर दोहन करेंगे तो इसका प्रभाव आने वाले जनरेशन में पड़ेगा। ठीक है। और एक और उदाहरण लेते हैं, वैश्विक उदाहरण लेते हैं कि औद्योगिक क्रांति हुआ। औद्योगिक क्रांति में इतना जलवायु परिवर्तन हुआ, इतना कार्बन डाइऑक्साइड गैस, इतना अनेक प्रकार के जहरीले गैस निकले कि जिसका प्रभाव ये हुआ कि क्लाइमेट चेंज इस प्रकार से हुआ कि जो समुद्र के किनारे जो बसे द्वीप है इंडोनेशिया, ब्रुनेई, आज वो समुद्र में डूबने की स्थिति पर कगार पर आ चुके हैं।
तो क्या ये सतत विकास था? तो ये सतत विकास कभी नहीं से कर सकते। तो सतत विकास मतलब ये होता है कि आने वाली पीढ़ियों का हित से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की भी आवश्यकता को पूरना है, लेकिन दोहन नहीं करना। आज हम यही कर रहे हैं, दोहन कर रहे हैं, और उपभोक्तावादी संस्कृति में लोग इतने लालच हो गए कि सिर्फ अपना सोचने लगे, और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव सतत विकास पर पड़ा है, जिस जिसका यही परिणाम हुआ कि आगे चलकर आपदा, त्रासदी और जल संकट, वायु प्रदूषण जैसे स्थिति आज पैदा हो गई है। तो ज़रूरत है कि सतत विकास की ओर एक फिर से ध्यान आकर्षित करने का, और इसके लिए कई सम्मेलन भी हुए हैं, वो आगे चलकर मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, इतना मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। रोड मैप देखते हैं। सबसे पहले 1987 में ब्रटलैंड कमीशन बना था। एक रिपोर्ट आया था और कॉमन फीचर। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, इसमें बात हुआ था कि जहाँ जो हमारी प्रेजेंट जनरेशन के नीड को इस तरह से लिमिट किया जा सकता है या मैनेज किया जा सकता है ताकि वो हैम्पर ना करे फ्यूचर जनरेशन के नीड को। तो वही सतत विकास की ही बात हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो ब्रटलैंड कमीशन में सबसे पहले इस पर सोचा गया था, और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट आया था 1987 में, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर अर्थ समिट एजेंडा 21 है, उसमें भी यही बात हुआ था कि 21वीं शताब्दी में ये सोचा जाए कि आखिर किस प्रकार से विकास किया जाए। ठीक है, 21वीं शताब्दी में सस्टेनेबल डेवलपमेंट किस प्रकार से हो, इस पर बहुत फोकस किया गया था। तो इसमें ऐसे हुआ। फिर रियो 10 में सतत विकास पर ही इसमें भी सम्मेलन हुआ। कहा जाता है कि यह एजेंडा 21 जो था हमारा 21वीं शताब्दी में सतत विकास के लिए जो कार्य था, कार्य योजना किस प्रकार से बनाया जाए, उसे एजेंडा रियो 10 में भी वही चीज़ दोहराया गया। फिर रियो 20 आया। उसके पहले MDG गोल आया, 2000 में आया, 15 साल के लिए था। तो इसमें भी यही चीज़ सतत विकास की प्रक्रिया को दोहराया गया। रियो 20 में क्या हुआ कि 2012 ब्राज़ील में था। इसमें कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, जैसे गरीबी को कम करना, स्वच्छ ऊर्जा, सतत विकास, सामाजिक आर्थिक, वही सब बात किया गया। ठीक है, तो फिर SDG गोल आया। ये इंपॉर्टेंट है, 2030 के लिए तक था ये। इसमें कुछ गोल है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 17 गोल है। आप मीन्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, चाहे तो इसे यूज कर सकते हैं। जैसे नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड वेल्थ एंड वेलबींग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्री है, फिर आपको इनक्वलिटीज़ है, सस्टेनेबल सिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कंजप्शन एंड प्रोडक्शन है, क्लाइमेट एक्शन है, लाइफ बिलो वाटर है, लाइफ ऑन लैंड है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन है, पार्टनरशिप फॉर द गोल। ये 17 गोल है, इसे आप देख लीजिएगा। तो मतलब है कि जो सस्टेनेबल गोल था, ये 17 जो गोल है वो पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा हमारी दुनिया का। और सतत विकास को एक आप एक नैरो माइंड से नहीं देखना, ये काफ़ी बृहद टॉपिक है। इसमें सब कुछ समावेश होता है। इसमें गरीबी भी है, भुखमरी भी है, शिक्षा भी है, असमानता भी है, जेंडर इनक्वलिटी भी है, वाटर प्योर वाटर भी है, सैनिटेशन भी है, स्वच्छता भी है, क्लीन एनर्जी भी है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी है। तो इस तरह करके 17 टॉपिक है। तो मतलब कह सकते हैं, इसको समझ सकते हैं कि इसमें कितना सारे चीज़ जो बेहतर बेहतर क्षेत्र है सबको शामिल किया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। आप एक तरफ इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप प्रदूषण भी फैला रहे हैं, तो वो सतत विकास कभी नहीं कर सकते उससे। तो इस तरह से इसे समझना है हमें। ठीक है, सब आप आज समाज में असमानता बढ़ा रहे हैं तो वो भी नहीं होगा। लैंगिक असमानता भी बढ़ा रहे हैं तो वो भी सतत विकास नहीं होगा। तो एजुकेशन भी चाहिए, जेंडर इक्वलिटी भी चाहिए। तो इस तरह से हमें समझना है। जीरो हंगर ये भी होना चाहिए, नो पॉवर्टी भी, गरीबी भी नहीं होना चाहिए। ऑक्सफैम रिपोर्ट आता है कि 1% लोग के पास लगभग 50% संपत्ति है। तो क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाएगा? तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 1% के व्यक्ति के पास अगर 50% संपत्ति अपने पास रखा है तो कैसे ये सतत विकास हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। सबके पास बराबर हिस्सेदारी होना चाहिए। मतलब सबके पास कुछ ना कुछ तो आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ पैसे होने चाहिए। तो सतत विकास को आपको इस तरीके से समझना है कि ये बहुत बृहद टॉपिक है। इसमें 17 जो गोल है इसे आप दिमाग में रखना है। उसके बाद आप आंसर लिखने की कोशिश कीजिएगा तो आपके पास कंटेंट का कभी कमी नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा।
कुछ चुनौतियाँ देखते हैं, इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। अगर भारत के संदर्भ में देखें तो इसके 2.4% भौगोलिक क्षेत्र है, लेकिन परंतु जनसंख्या कितना 17.5% लगभग या 18% लगभग जनसंख्या भारत में ही है। क्षेत्र है कम, लेकिन जनसंख्या लगभग 17.5 या 18% है। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार से इसका दोहन होगा, किस प्रकार से इतना जनसंख्या का पूर्ति कैसे होगा। तो जनसंख्या भी सबसे बड़ा बाधा है कि सबके लोगों की जरूरत को पूरा भी नहीं हो पाता है। तो ये बहुत बड़ा कारण है। रघुराजन कमेटी के अनुसार भारत में लगभग 29.5% गरीबी है। तो ये भी सतत विकास में रुकावट है कहीं ना कहीं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक में भारत में 125 देश में 111 स्थान है। अभी मैंने भी कहा कि जीरो हंगर हंगर का जो लक्ष्य है उसमें हम लोग काफ़ी पीछे है, क्योंकि देख सकते हैं कि भारत का स्थान 125 में, देशों में 111 है। तो इसको इस प्रकार से आपको देखना है मेंस टॉपिक के लिए। मानव विकास सूचकांक में भारत का एक स्थान 132 है। पर्यावरण दोहन के कारण आपदा की बारंबारता जैसे उत्तराखंड बाढ़ हो गया, चेन्नई बाढ़ हो गया, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में भूस्खलन हो गया, अनियंत्रित सब विकास के परिणाम है। क्योंकि सतत विकास नहीं है तो इसका प्रभाव तो आपदा के रूप में आएगा ही, ठीक है। कुछ जल संकट की भारी समस्या है, ये भी कारण है। वैश्विक चुनौती देखते हैं, वन उन्मूलन है अमेजन के जंगल में, भारत के जंगलों में भी देखा जाता है। शहरीकरण के कारण बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई वैश्विक स्तर पर यह भी बहुत बड़ा कारण है, रुकावट है सतत विकास के लिए, ठीक है। समुद्र का जल स्तर बढ़ना, जैसे इंडोनेशिया ब्रुनेई आदि देशों के डूबने का खतरा लगा रहता है हमेशा। मरुस्थलीकरण एवं सूखे की बारंबारता पश्चिम एशिया, राजस्थान और अफ्रीका में ये हमें देखने को मिलता है। तो वैश्विक चुनौती, भारत चुनौती, मतलब 17 अगर आप गोल दिमाग में रखे और जो चुनौती दिख रहा है गरीबी, शिक्षा, लैंगिक असमानता, तो उसको आप यहाँ पे बता सकते हैं, ठीक है। ऐसे समझना है आपको। कुछ प्रयास में बात करते हैं भारत के संदर्भ में, जैसे सतत विकास के लिए 8 राष्ट्रीय मिशन लाए गए। राष्ट्रीय सौर मिशन, ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन, सतत अधिवास मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन, हिमालय पर विशेष ध्यान, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन, संपोषणीय कृषि, जलवायु परिवर्तन संबंधी रणनीति। इसके अलावा अटल इनोवेशन मिशन, अटल पेंशन योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, मैंग्रोव संरक्षण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और आत्मनिर्भर भारत योजना। ये सारे चीज़ हमारे सतत विकास के लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी मददगार है। इसलिए सरकार के द्वारा ये हमेशा प्रयास रहता है कि सतत विकास को हासिल किया जाए। इसलिए इतने सरकार समय समय पर योजना लाती रहती है, ठीक है। और देखते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन भी इम्पोर्टेंट है। एक और इम्पोर्टेंट इसे यूज कर सकते हैं आप, ग्लासगो के COP26 में भारत के द्वारा पंचामृत घोषणा जो सतत विकास में काफ़ी सहायक है। देखते कौन कौन सा है। 2030 तक अपनी अर्थव्यवस्था को कार्बन उत्सर्जन तीव्रता को 45% से कम करना इम्पोर्टेंट है। अब से लेकर 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी करना। 2030 तक अक्षय ऊर्जा से अपनी ऊर्जा आवश्यकता को 50% पूरा करना। 2030 तक गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता को बढ़ाकर 500 गीगावाट तक पहुंचाना और 2070 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करना। ये सारे चीज़ जो है सतत विकास में सहायक होंगे और सतत विकास ही हमारे जो आने वाले जो इतनी चुनौतियां हैं जलवायु परिवर्तन को से निपटने में ये काफ़ी मददगार साबित होगा। ये भारत सरकार के अपने प्रयास है, ऐसे ही वैश्विक स्तर के भी प्रयास और बाकी देशों के प्रयास भी जरूरी है, ताकि हम सतत विकास को लक्ष्य को हासिल कर सके और जो 17 इम्पोर्टेंट गोल है उसे पा सके। धन्यवाद।